नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं पटना में और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग हर एक उस सवाल का जवाब देंगे जो कि एक एसीएल सर्जरी के लिए प्लान्ड पेशेंट के मन में आता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए और आपको काफी इंफॉर्मेशन इससे मिलेगा। एसीएल सर्जरी किसी भी ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में बहुत ही कम पेनफुल होता है। उसका मुख्य कारण है कि ये एक अर्थ्रोस्कोपिक यानी दूरबीन विधि से की जाने वाली सर्जरी है। इस सर्जरी में जो चीरा पड़ता है वो बहुत ही मिनिमल स्मॉल साइज का होता है और इसी कारण 24 से 36 घंटे होते होते इसका जो दर्द होता है वो 90% कम हो जाता है और डिस्चार्ज के समय तक ऑलमोस्ट पेन किलर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पेशेंट्स को इस बात को लेकर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उन्हें सर्जरी के बाद बहुत पेन होने वाला है। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग टेक्निक जो होती है ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है और इसे हर एक बार एसीएल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाना जरूरत भी नहीं है और ये एक्चुअली गलत भी है। ये फाइबर टेप एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है जो हमेशा के लिए घुटने के अंदर पड़ा रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम लोग करते हैं वो विदाउट फाइबर टेप करते हैं और फाइबर टेप का इस्तेमाल कुछ स्पेशल सिनेरियोज में हम लोग करते हैं, जिसमें से एक है कि अगर पेशेंट की हाइट कम है तो उसका जो ग्राफ्ट निकलता है कई बार वो इनएडिक्वेट साइज का होता है। तो उस ग्राफ्ट को ऑगमेंट करने के लिए यानी उसे सपोर्ट करने के लिए हम लोग साथ में फाइबर टेप डालते हैं। दूसरा, कभी अगर पेशेंट काफी ओवरवेट है यानी उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन ज्यादा है तो उस वक्त भी जो हम लोगों ने एसीएल का ग्राफ्ट बनाया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फाइबर टेप का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हम लोग कभी कभार जब मल्टी लिगामेंट सर्जरी कर रहे हैं यानी एक से ज्यादा लिगामेंट्स की सर्जरी की जा रही है तो हम लोग जो ग्राफ्ट्स होता है वो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है उस पैर में कि ये सारे लिगामेंट्स को हम लोग कवर कर सके। तो उस वक्त हमें कभी कभार इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप की जरूरत पड़ती है। नहीं तो 90% ऑफ द सर्जरीज हम लोग बिना फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के करते हैं और यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर पूरे दुनिया में फॉलो किया जाता है। जो एसीएल का ग्राफ्ट होता है उसका एप्रोप्रिएट साइज जब हम लोग कहते हैं तो उसका मतलब होता है उसका लेंथ और उसका डायमीटर यानी उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई हम लोग कई तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें लंबा ग्राफ्ट मिलता है पेशेंट से तो उसमें हम लोग अपर्चर फिक्सेशन कर सकते हैं यानी कि एक इंटरफेरेंस स्क्रू जो बायो स्क्रू वगैरह होता है उसके साथ कर सकते हैं। और बाई चांस अगर हमें ग्राफ्ट का साइज छोटा मिलता है तो उसे हम लोग सस्पेंसरी फिक्सेशन कर सकते हैं यानी कि सुचर डिस्क या फिर एबीएस बटन के द्वारा। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो ग्राफ्ट लिया जा रहा है उसका डायमीटर यानी उसकी चौड़ाई उसकी गोलाई कितनी है। तो एक एसीएल सर्जरी जिसे मैं कहूंगा कि ये सक्सेसफुली की जा रही है तो उसमें कम से कम ग्राफ्ट का डायमीटर का साइज 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच का होना चाहिए। 8 मिलीमीटर से अगर कम ग्राफ्ट का साइज है तो उसके फेल होने का यानी कि स्ट्रेच आउट होने का संभावना ज्यादा रहता है। उसी तरह से अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा का ग्राफ्ट के साइज अगर हम लोग ले रहे हैं तो कई बार ये इंपिंजमेंट करता है यानी कि घुटने को पूरा सीधा होने में ब्लॉक देता है। तो एक अप्रोप्रिएट डायमीटर हम लोग बोले तो 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर, ये 3 साइजेस होते हैं जो अप्रोप्रिएट होते हैं। ये जो ग्राफ्ट हम लोग एसीएल का लेते हैं उसी को हम लोग 2 बार, 3 बार या 4 बार मोड़कर हम लोग इस डायमीटर को बनाते हैं। तो हमारे पेशेंट्स में हमारा यही एम रहता है कि हम लोग एटलीस्ट 8 मिलीमीटर का ग्राफ्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड करें। लेकिन अक्सर ही जो पेशेंट्स लंबे होते हैं, 6 फीट के होते हैं, उनमें इवन 10 मिलीमीटर का ग्राफ्ट भी हमें इजीली मिल जाता है। अभी बेस्ट एसीएल इम्प्लांट करके कोई ऐसा इम्प्लांट दुनिया में फिक्स्ड नहीं है और मैं ये कई बार बता चुका हूं कि एसीएल सर्जरी का जो रिजल्ट होता है वो इम्प्लांट पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ये एक्चुअली ग्राफ्ट जो एसीएल का लिया गया है उसके डायमीटर, जो सर्जन की जो सर्जिकल टेक्निक है और जो ग्राफ्ट की क्वालिटी है और प्लस फिजियोथेरेपी जो रिहैबिलिटेशन होता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो जो हम लोग स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स जो यूज करते हैं वो पूरे दुनिया में भी वही इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं
जिसमें फीमोरल साइड में एक एंडो बटन होता है जो कि टाइटेनियम का बना रहता है। उसके अंदर एक छोटा मटेरियल फाइबर टेप का होता है जो ग्राफ्ट है उसको लूप करके हड्डी के अंदर पकड़ के रखता है। और उसी तरह नीचे टिबिया के साइड में एक बायोडिग्रेडेबल इंटरफेरेंस स्क्रू हम लोग यूज करते हैं, जो कि करीब 2 से 3 साल होते होते शरीर में ही घुलकर हड्डी में एक हो जाता है। तो यही इम्प्लांट्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं और एडिक्वेट होते हैं, यानी मैक्सिमम टाइम्स इससे ऊपर बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है एसीएल के लिए। यूजुअली एसीएल सर्जरी के बाद हम लोग नेक्स्ट डे से ही पेशेंट्स को चलना फिरना अलाउ कर देते हैं। हालांकि हमें यह भी बात का ध्यान रखना है कि जो हम लोगों ने एसीएल लिगामेंट की जगह जो ग्राफ्ट को फिक्स किया है स्क्रू और बटन्स के द्वारा, उस पर इतना लोड हम लोग नहीं डालें कि वो शुरुआत में ही स्ट्रेच आउट हो जाए। तो इसलिए जो हम लोग इनिशियल वेट बेरिंग जो चलना फिरना कराते हैं वो एक सहारे के द्वारा कराते हैं, यानी क्रचेज या वॉकर के द्वारा कराते हैं। और ये जो क्रचेज और वॉकर होता है कुछ समय के बाद धीरे धीरे हम लोग अपने बॉडी से सपोर्ट को हटाते रहते हैं और फुल वेट बेरिंग पे आते हैं। उसी तरह से जो घुटना का मूवमेंट भी होता है वो इनिशियली हम लोग 90 डिग्रीज तक रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं करीब 2 हफ्ते तक, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद फिर हम लोग 90 डिग्रीज और उसके बियॉन्ड जाते हैं। तो ये जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है ये इसीलिए होता है कि जो हम लोग ग्राफ्ट बना रहे हैं उसको हड्डी के साथ जुड़ने का मौका मिले। अभी ये एक मेजर कंसर्न रहता है क्योंकि आज के ज़माने में हर एक पर्सन जो काम कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसका एक कंसर्न होता है कि हम लोग वापस कब जा पाएंगे अपने काम में। तो इसका कोई ब्लैंकेट आंसर तो नहीं है, ये सब डिपेंड करता है, ये मल्टीफैक्टोरियल एक्चुअली है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सिर्फ एसीएल की सर्जरी की गई है, एसीएल के साथ किसी और लिगामेंट की सर्जरी की गई है, मेनिस्कस का रिपेयर किया गया है या मेनिस्कस को बैलेंस किया गया है, तो ये सब पे निर्भर करता है। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताना चाहूँ एक इंडिविजुअल एसीएल सर्जरी के लिए, तो एक जब हम लोग एक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ करते हैं तो पेशेंट्स जो वापस अपने काम पे जाने का, कॉलेज जाने का जो टाइम पीरियड होता है वो अराउंड 30 to 45 डेज होता है, यानी 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच का समय होता है जब पेशेंट फुल वेट बेरिंग करने लगता है, घुटना उसका पूरा मुड़ने लगता है और उसको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो 1 महीना से 1.5 महीना का समय होता है, इसी समय लोग अक्सर अपने कॉलेज को या ऑफिस को या वर्क को ज्वाइन करते हैं। ऑब्वियसली जब ये काम ज्वाइन करते हैं तो वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होते हैं, दे हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने रोजगार में या अपने कॉलेज को, पढ़ाई लिखाई को जारी कर सकते हैं। एसीएल सर्जरी का कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग फैक्टर्स होता है हमारे पेशेंट्स के लिए, और कई पेशेंट्स इसको जानना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि एसीएल सर्जरी का कॉस्ट कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जैसे कि पहले तो किस तरह के हॉस्पिटल में ये सर्जरी की जा रही है, एक नर्सिंग होम में की जा रही है या फिर एक बड़े कॉर्पोरेट सेटअप में कर रहे हैं। दूसरा है कि किस तरह के इम्प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टाइटेनियम, पीक, बायो इंटरफेरेंस स्क्रू, बायोडिग्रेडेबल, बायो कंपोजिट एक्सेट्रा। चौथा अगला कारण होता है कि किस तरह के रूम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रहने के लिए, यानी कि जनरल वार्ड में स्टे हो रहा है या कोई महंगे प्राइवेट रूम में स्टे हो रहा है। तो ये कई कारण से इसका कॉस्ट बढ़ता और घटता रहता है। फिर भी अगर एक मैं रेंज देना चाहूँ तो ये सर्जिकल जो कॉस्ट होता है ये करीब 75-80 हज़ार से लेकर 1 से 1.25 लाख तक इसका कॉस्ट जा सकता है। तो ये सब चीज पेशेंट और इम्प्लांट्स पे भी निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज मैंने एसीएल सर्जरी से रिलेटेड जो सवाल मन में आते हैं उन सभी सवालों को मैंने आपको जवाब दिया हो। तो अगर आप या आपके किसी जानने वालों को एसीएल सर्जरी कराने की ज़रूरत है और वो मुझसे या मेरे सेंटर पे आकर इस सर्जरी को कराना चाहते हैं, तो हमारे सेंटर का नीचे नंबर आ रहा होगा, आप इस पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे आकर मिल सकते हैं पटना में। हम लोग इसी तरह के कंटेंट्स और बनाएंगे और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग किसी और दिन मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।